अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द हेड, सवाल चुकालुक, जो कि लिखा है अमीन कामिल ने। आज की इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम राइटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो स्टोरी है इसकी समरी डिस्कस करेंगे और फिर कंक्लूजन देखेंगे, और लास्टली जो टाइटल है क्वेश्चन ऑफ द हेड, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर आपको इस स्टोरी के नोट्स चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द हेड इज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरी ऑफ अमीन कामिल, who was a famous कश्मीरी पोएट, फिक्शन राइटर एंड एडिटर। जो क्वेश्चन ऑफ द हेड है ये एक बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी है अमीन कामिल की, जो कि एक मारूफ कश्मीरी पोएट था, कश्मीर का एक शायर था, और साथ ही साथ फिक्शन राइटर और एडिटर भी था। फिक्शन राइटर एक ऐसा राइटर होता है जो कि ऐसी चीज़ें लिखता हो जो कि सच ना हो, जो इमेजिनेशन पे बेस्ड हो, और साथ ही साथ वो एडिटिंग का काम भी करता था। ही वॉज बॉर्न इन 1924 इन कापरन विलेज ऑफ साउथ कश्मीर। उसकी जो पैदाइश है वो हुई थी साउथ कश्मीर के एक गाँव कापरन विलेज में। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ कश्मीरी मॉडर्निज्म। कश्मीरी मॉडर्निज्म का उसे एक इम्पॉर्टेंट राइटर कहा जाता है। मॉडर्निज्म जो कि एक ऐसा राइटर जो कि मॉडर्न चीज़ों के बारे में लिखता हो, ठीक है। जो सोसाइटी जो है, जो पॉलिटिक्स जो है, जो उस टाइम पे पॉलिटिक्स हो रहा था जी, या जिस टाइप की सोसाइटी थी उस टाइम पे, तो उसके बारे में वो लिखता था, ठीक है। उसके कुछ काबिल ज़िक्र जो काम है, जो उसकी लिखाई है, तो उसमें जो कलेक्शन है वो क्या है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले गठमस गाश 1958 में आया था। उसके बाद कथमज़कात 1966 में। ये जो कथमज़कात हैं ये इसका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इसी में क्वेश्चन ऑफ द हेड जो है वो पब्लिश हुआ था, और साथ ही साथ इसमें एक और स्टोरी, फेमस स्टोरी है कॉक फाइट भी, वो इसी में है। लाउत प्रव जो कि 1965 में लिखा था, बेई सुईपान 1967 में, और फिर म्योन स्वखन 2001 में। उसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1967 में, और साथ ही साथ पद्मश्री अवार्ड भी 2005 में। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये लिटरेचर में दिया जाता है, ये भी इसे मिला, और पद्मश्री अवार्ड भी। ही डाइड इन 2014, तो 2014 में उसकी डेथ हो गई। क्वेश्चन ऑफ द हेड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन शिराजा, द लिटरेरी मैगजीन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल अकेडमी, एंड लेटर इन कथमज़कात। जो क्वेश्चन ऑफ द हेड है ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था शिराजा में, जो कि लिटरेरी मैगजीन है जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी का, और उसके बाद ये पब्लिश हुआ था कथमज़कात में, जो कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था अमीन कामिल का। The story was originally written in Kashmiri and is translated into English by Nusrat Jan, professor of English at the University of Kashmir. ये जो स्टोरी है ये असल में लिखी गई थी कश्मीरी लैंग्वेज में। अमीन कामिल ने इसे कश्मीरी लैंग्वेज में लिखा था, और उसके बाद इसका तर्जुमा किया था नुसरत जान ने इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश की प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। क्वेश्चन ऑफ द हेड इज़ अ स्टोरी अबाउट अ डेड बॉडी कॉप्स फाउंड ऑन द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू पुलिस स्टेशंस। ये जो क्वेश्चन ऑफ द हेड है ये एक स्टोरी है जो कि एक लाश के बारे में है, जो कि मिलती है दो पुलिस स्टेशन जो है, इनकी जो डिमार्केशन लाइन है इसके बीचों बीच मिल जाती है। देखो, कोई भी पुलिस स्टेशन होगा इसके अंडर एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है। अब अगर इसके बगल में एक और पुलिस स्टेशन है उसका भी एक स्पेसिफिक एरिया होगा, ठीक है। अब कोई तो ऐसी लाइन होगी जहाँ पे ये दोनों जो पुलिस स्टेशन है इनके जो दो एरियाज़ हैं वो मिलते हो, ठीक है। तो डिमार्केशन लाइन बेसिकली वही है, और ये जो लाश है ये बिल्कुल उसी डिमार्केशन लाइन के बीचों बीच मिल जाती है। वही डिमार्केशन लाइन जो दो इन थानास को, जो दो पुलिस स्टेशन इनको सेपरेट कर रही थी, तो ये जो लाश है ये बिल्कुल इसी के बीचों बीच मिली थी, ठीक है। द कॉप्स has become a cause of contention between two station masters disputing each other's jurisdiction or its possession। तो ये जो लाश है इसकी वजह से दो जो थानेदार हैं, दो
जो स्टेशन मास्टर्स हैं इनके बीच में तनाव बढ़ गया है, वो इस चीज़ पे कि ये जो लाश है ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आती है। यहाँ पे वर्ड ज्यूरिसडिक्शन यूज़ हुआ है, तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब वही है कि जो अभी मैंने बताया कि एक पुलिस स्टेशन होता है, इसके अंडर एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक एरिया है तो उसी का मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन के एक पुलिस स्टेशन का दायरा कितना है। तो अगर कोई भी केस दर्ज होता है तो उसको यही पुलिस स्टेशन हैंडल करेगा। तो बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन वही है कि कितना इसका दायरा है, एक पुलिस स्टेशन का कितना दायरा है। मीनवाइल द कॉप्स इज लेट टू रॉट एट द क्राइम सीन। तो अब क्या होता है, क्योंकि इन दो जो थानेदार हैं, जो दो पुलिस मास्टर्स हैं, इनके बीच में यही तनाव होता है कि ये जो लाश है ये किसके साइड से है, किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। इसकी वजह से मतलब इनके इन दोनों के बीच में तनाव होता है, और फिर ये जो लाश है कोई भी कंक्लूजन ना निकल के ये जो लाश है इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। The story is woven around a dialogue between the narrator and one of the station master, says Kamil's son मुनीबुर रहमान। मुनीबुर रहमान जो हैं वो कामिल अमीन कामिल जो हैं उनके बेटे हैं, उनने ये बताया है कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, बेसिकली डायलॉग हुआ था नरेटर जो उनके पापा थे, जो उनके फादर थे अमीन कामिल, और एक स्टेशन मास्टर के बीच में, एक थानेदार के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ पे बेस्ड है। हम मतलब एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो ये नहीं हो सकती है, बट मतलब इससे मिलती जुलती कोई सिचुएशन होगी, तो वो उसी सिचुएशन जो है उसी सिचुएशन को स्टोरी की ट्रांसफॉर्मेशन दी है अमीन कामिल ने। ठीक है। Amin Kamil's satire and humor interwoven in this story makes it a remarkable short story. Satire का मतलब होता है तनज़, जो कि स्टोरी जो कि सोसाइटी को तनज़ करता हो, ठीक है, एंड ह्यूमर हंसी मजाक। तो अमीन कामिल ने इस स्टोरी में तनज़ किया है, एक तो जो गवर्नमेंट है और जो उनके प्रोसीजर्स होते हैं तो उनको तनज़ किया है, और साथ ही साथ हंसी मजाक भी यूज़ किया है इस स्टोरी में, और इसकी वजह से ये जो स्टोरी है ये याद रखने के लायक है। ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द हेड, सवाल चुका लुक। इसकी समरी देख लेते हैं अब। द स्टोरी इज अ डायलॉग बिटवीन द नरेटर एंड अ थानेदार। जो स्टोरी है ये बेसिकली एक डायलॉग है। डायलॉग का मतलब होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये डायलॉग इनके बीच में है, एक तो नरेटर और एक थानेदार के बीच में, जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, और थानेदार जो कि पुलिस स्टेशन का हेड है। The Thanedar is angry and frustrated because he believes that another Thanedar, Thanedar of Khampora, has allegedly shifted the cops towards his jurisdiction by reaching first. तो जो थानेदार है वो गुस्सा है, और वो मायूस भी है वो इस चीज़ पे, क्योंकि उसे लगता है कि जो दूसरा थानेदार है जो कि ये खामपुरा का थानेदार है, तो उसने पहले आके इस लाश को गलत तरीके से मूव किया है, जिसकी वजह से ये जो लाश है अब उसके ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है। ठीक है। तो बेसिकली इसका यही मानना है, और ये इसी चीज़ पे गुस्सा है, इसी चीज़ पे फ्रस्ट्रेटेड है कि जो दूसरा थानेदार है, थानेदार ऑफ खामपुरा, उसने पहले आके लाश को मूव किया है गलत तरीके से, जिसकी वजह से अब लाश जो है ये उसके ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है। The Thanedar says to narrator that you wouldn't understand these police matters as they are very sensitive. ये जो थानेदार हैं ये नरेटर को बताता है कि तुम्हें पुलिस मैटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बहुत ही नाजुक मसाइल होते हैं। He also says that it's not the question of the body, it's the question of the head, as the flesh and skin is no use to him. तो वो उसे ये भी बताता है कि जो सवाल है वो सर का है, क्योंकि जो जिस्म है, जो चमड़ी है, जो गोश्त है वो उसके किसी काम का नहीं है। अगर उसे किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो बस सर, जो लाश है उसके सर से फ़र्क पड़ता है, बाकी उसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती। द नरेटर believes that these novels were like mites, referring to the टू थानेदार्स। जो नरेटर है उसका ये मानना है कि दीज नवाल्स, नवाल्स बेसिकली होते हैं ऐसे इंसान जो कि बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं बट एक्चुअली उन्हें कुछ पता नहीं होता। ठीक है। और माइट्स का मतलब होता है एक पैरासाइट जो कि दूसरों की ज़िंदगियों पे पलते हैं। ठीक है। तो इन दो थानेदार को रेफ़र करते हुए जो नरेटर है वो सोचता है कि दीज नॉलेज जिन्हें कुछ भी नहीं पता, तो दीज आर लाइक माइट्स जो कि दूसरों की ज़िंदगियों पे पलते हैं, मतलब जो थानेदार हैं ये दूसरों की ज़िंदगियों पे पलते हैं। ठीक है। एंड इफ़ अ पर्सन is stuck between these two suckers, one has to make arrangements of his own funeral. तो पहले तो एक बंदा जो है वो काफ़ी है जान लेने के लिए, ठीक है, इन दो थानेदारों में से। बट अगर एक बंदा जो है इन दो थानेदारों के बीच में फंस जाता है तो उससे पहले ही क्या काम कर लेना चाहिए, उसे अपने जनाजे की तैयारी कर लेनी चाहिए।
The Thanedar is angry over his Constable Amma, as Constable Amma received the news of cops lying under a chinar tree in Poshmarg through a horseman, and he did not inform him early. When he was informed, Thanedar of Khampora has already reached the spot. जो थानेदार हैं वो इस चीज़ पे भी गुस्सा है क्योंकि उसका जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल अम्मा, उसे न्यूज़ मिली थी, उसे जानकारी पहले मिली थी कि जो पोशमर्ग हैं वहाँ के एक चिनार ट्री के नीचे लाश है, और उसे ये इन्फॉर्मेशन एक घोड़े सवार ने दी थी। बट ये जो कांस्टेबल अम्मा है, ये न्यूज़ जो है जल्दी थानेदार के पास नहीं ले गया, जिसकी वजह से जो दूसरा थानेदार था, थानेदार ऑफ खामपुरा, वो इससे पहले पहुंच गया, और पहले पहुंच के तो पता ही है कि इसका क्या मानना है कि उसने क्या किया, उसने लाश को पहले ही शिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली इसी चीज़ पे ये कांस्टेबल अम्मा पे भी गुस्सा है। The Thanedar says that the constable Amma is a senseless fool and bugger. As he let the horseman go, horseman could have also been the murderer. तो जो थानेदार है वो ये भी बताता है कि ये जो कांस्टेबल अम्मा है ये एक बुद्धू है, इसे इसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है, ये बेवकूफ़ इंसान है, और एब्यूजिव लैंग्वेज भी उसके खिलाफ यूज़ करता है, और बताता है कि उसने कैसे उस घोड़ा सवार को जाने दिया, वो भी तो मर्डर हो सकता था, क्या पता उसी ने मर्डर किया हो, और फिर खुद को, तो ऐसे कह सकते हैं हम कि खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए फिर मतलब इसी कांस्टेबल अम्मा को इन्फॉर्मेशन दे दी कि वहाँ पे लाश पड़ी हुई है, ठीक है। The Thanedar, while conversing with narrator, says that his thana is not the shack of Khampora, as large area comes under his jurisdiction, so that was also the reason why he reached the spot late. जो थानेदार है अब वो बात कर रहा है नरेटर के साथ और कहता है कि जो मेरा थाना है वो जो खामपोरा का थाना है उसकी तरह एक झोपड़ी की तरह नहीं है, मतलब उसके अंडर एक झोपड़ी जितना एरिया नहीं आता, इसके अंडर बहुत ज़्यादा एरिया आता है, इसके जुरिस्डिक्शन में बहुत ज़्यादा एरिया आता है, और जिसकी वजह से मतलब जो एक और रीज़न भी है कि मैं लेट क्यों पहुंच गया इस स्पॉट पे, ठीक है। द नरेटर बिलीव्स दैट ही नोज एवरीथिंग व्हाट थानेदार ऑफ खामपोरा हैज़ डन बाय रीचिंग फर्स्ट। जो थानेदार है उसका ये मानना है कि मुझे सब पता है कि जो थानेदार ऑफ खामपोरा है उसने पहले आके क्या किया है, ठीक है। ही सेज दैट द लेटर इज अ कॉप स्टीलर मिसचीफ मॉन्गर, ही नोज हिज क्लेवरनेस। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है, जो थानेदार है उसने ये जो मेटाफर है किसके लिए यूज़ किया है, जो दूसरा थानेदार है, थानेदार ऑफ खमपोरा, तो क्या यूज़ किया है, एक तो कॉप स्टीलर लाश को चोरी करने वाला, दूसरा मिसचीफ मॉन्गर जो कि शरारत करता हो, ठीक है, शरारत करने वाला, मिसचीफ मॉन्गर शरारत करने वाला होता है, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो कि ट्रबल क्रिएट करता हो, जो मुसीबत खड़ी करता हो, ठीक है। तो जो नरेटर जो सॉरी जो थानेदार है तो वो ये बताता है कि मुझे उस दूसरे थानेदार के बारे में सब कुछ पता है कि उसने क्या किया, वो लाश को चोरी करने वाला बंदा है, वो शरारत करने वाला है, उससे उसकी चालाकी सारी पता है, ठीक है। और ये बताता और मतलब आगे क्या बताता है वो देखेंगे। ही रियली थिंक्स दैट ही इज़ गोइंग टू विन द गेम, क्या उसे सच में लगता है कि वो ये गेम जीत लेगा। आई एम अ वटेरियन, तो मैं इस चीज़ में प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट कम आउट ऑफ कॉलेज यस्टरडे, मैं कल ही कॉलेज से नहीं आया हूँ, और बिकेम थानेदार बाई गिविंग ब्राइब, और रिश्वत दे के मैं थानेदार नहीं बना हूँ। आई हैव बीन इन पुलिस सर्विस फॉर 30 years, ही कांट फूल मी, ठीक है। तो वो ये बताता है आगे कि मैं 30 सालों से इस पुलिस सर्विस में काम कर रहा हूँ और वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, जो दूसरा थानेदार है वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। The frustration of Thanedar can also be seen as sometimes he lights a cigarette, sometimes he clenches his teeth, and sometimes he stretches his body. जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मायूसी है थानेदार की, वो हम इस चीज़ से भी देख सकते हैं, या उसकी जो एग्रेसिवनेस है वो हम इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि वो कभी कभार तो सिगरेट जलाता है, कभी कभार जो उसके दांत हैं उनको ज़ोर से टकराता है, और कभी कभार जो है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। Lastly, the narrator says to Thanedar that one of you should start investigation in whose jurisdiction the cops lie. तो तुम लोगों में से एक को तो अब इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए जिसके jurisdiction में ये जो लाश है वो आ रही है, ठीक है। जो लाश है किसके jurisdiction में आ रही है, तो एक में से तो आपको इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर लेनी चाहिए अब, ठीक है।
To this, Thanedar replies in anger that the issue, first of all, is needed to be solved. The body lies in demarcation line and he has falsely moved the corpse. तो उसके रिप्लाई में वो कहता है और गुस्सा होके कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस इशू को सॉल्व करना है कि ये जो लाश है वो किसके जूरिसडिक्शन में है, ठीक है। क्योंकि उसका ये मानना है कि ये जो लाश है ये इसने मूव करी है, ठीक है। दूसरे थानेदार थानेदार ऑफ खामपोरा ने ये लाश जो है उसे मूव किया है, जिसकी वजह से लाश उसके जूरिसडिक्शन में है। तो पहले जो ये मसला है इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है, उसके बाद ही हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। द थानेदार ऑल्सो सेज दैट आई वोंट लेट हिम हैव द कंट्रोल ऑफ द बॉडी। जो थानेदार हैं वो नरेटर को ये भी बोलता है कि मैं उसे बॉडी का कंट्रोल नहीं दूंगा, जो ये डेड बॉडी पड़ी हुई है मैं इसे इसके ऊपर कब्जा करने नहीं दूंगा, ठीक है। आई हैव माई कॉन्स्टेबल्स एंड ही टू हैव। तो मेरे पास मेरे कॉन्स्टेबल हैं तो उसके पास भी हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज ट्रबल लेट इट बी देयर। अगर कुछ होता भी है, ठीक है, अगर कोई मुसीबत खड़ी होती भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो होने दो। लेट द कॉप्स रॉट। द क्वेश्चन इज ऑफ हेड विच साइड वॉज इट ऑन। टिल देन लेट द मैटर रिमेन सस्पेंडेड। तो जो क्वेश्चन है वो इस बात का है कि ये जो सर है, जो लाश का सर है, वो किसके साइड से है, वो मतलब जो डिमार्केशन लाइन है, डिमार्केशन लाइन पे वो किसके साइड से है, मतलब किसकी जूरिसडिक्शन में जो लाश है वो आती है। तो बेसिकली ये जो सर है, लाश का जो सर है, इसी से डिसाइड करने वाले हैं। जिसके जूरिसडिक्शन में सर होगा तो बेसिकली उसी के जूरिसडिक्शन में जो लाश है वो आएगी। बट जो थानेदार है उसका ये कहना है कि दूसरे थानेदार ने पहले आके लाश को मूव किया है और सर को भी मूव किया है, जिसकी वजह से ये जो लाश है वो उसके जूरिसडिक्शन में आ रही है, क्योंकि सर तो उसी के जूरिसडिक्शन में है तो लाश भी उसी के जूरिसडिक्शन में आ रही है। और इसकी वजह से ये किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ रही है। और ये बोलता है यहाँ पे कि अगर ये लाश सड़ भी जाती है तो इसको सड़ने दो, लेट इट बी देयर, इसको सड़ने दो। तो इस चीज़ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लाश है मतलब ये यहाँ पे सड़ जाएगी। ये बस बोलते हैं कि मतलब हमारे बीच जो ये डिस्प्यूट है, हमारे बीच जो ये मसला है ये हल नहीं हो रहा है, तो इस मैटर को सस्पेंड यहीं पे होने दो, ठीक है। हियरिंग दिस स्टेटमेंट नरेटर वॉज साइलेंस्ड। तो ये बात सुन के जो नरेटर है वो चुप हो गया, वो आगे क्या ही बोल सकता था अब इनको। तो इसके साथ ही जो हमारी स्टोरी है, जो इसकी समरी है, तो वो यहाँ पे एंड होती है। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। द स्टोरी क्वेश्चन ऑफ द हेड इज अबाउट अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग अ डेड बॉडी फाउंड ऑन द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू पुलिस स्टेशन। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टोरी में कि ये जो स्टोरी है क्वेश्चन ऑफ द हेड, ये किसके बारे में, एक लाश के बारे में है। और जो दो थानेदार हैं इनके बीच के जो तनाव हैं उनके बारे में है कि ये जो लाश है ये मिलती है डिमार्केशन लाइन पे, जिसकी वजह से ये जो दो थानेदार हैं ये किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आते, ठीक है। द स्टोरी हैज़ बीन रेड एज अ पॉलिटिकल एलिगोरी। तो यहाँ पे जो एलिगरी है उसका मतलब ये है कि जो सिंबलाइज कुछ और चीज़ें करता है, क्योंकि स्टोरी में हमने देखा कि वहाँ पे जो दो थानेदार हैं उनके बीच में मतलब उनके बीच में जो भी मसला है, और हमने देखा कि जो लाश है तो वो है। बट यहाँ पे सिंबलाइज ये कुछ और चीज़ कर रहा है, ठीक है। और ये पॉलिटिकल एलिगरी है। पॉलिटिकल एलिगरी मतलब कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें सिंबलाइज करेगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या सिंबलाइज करेगा। ऑन वन हैंड सम क्रिटिक्स हैव इंटरप्रेटेड, सॉरी मैंने यहाँ पे इंटरप्टेड लिखा है बट यहाँ पे इंटरप्रेटेड है, ठीक है, द कॉप्स एज रिप्रेजेंटिंग कश्मीर। तो एक साइड से मतलब कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो कॉप्स हैं ये कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो क्यों, क्योंकि जो कश्मीर है, जो कॉप्स हैं वो कश्मीर है, ठीक है। तो उसको रिलेट किया है, कॉप्स को रिलेट किया है कश्मीर के साथ। और जो दो थानेदार हैं वो इंडिया और पाकिस्तान। तो बेसिकली क्योंकि जो दो थानेदार हैं वो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आते, वो एवी जो लाश है उसको सड़ने देते हैं। और मतलब एट द सेम टाइम वही चीज़ जो है वो कश्मीर के साथ हो रही है कि जो इंडिया है, जो पाकिस्तान है, वो आपस में लड़ रहे हैं। बट जो विक्टिम वो बन रहा है यहाँ पे तो वो कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं वो बीच में पिस रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टोरी है 1966 में आई थी, तो उससे पहले 1965 का वॉर ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो गया था। और उससे पहले भी 1947 में ऑलरेडी एक वॉर हो चुका था। तो जो दो कंट्रीज़ है इनके बीच का जो झगड़ा है, इसकी वजह से जो कश्मीर है इसका नुकसान हो रहा था।
And on other another side, the story can be seen as an attack on bureaucracy and its extremely complicated administrative procedures. तो एट द सेम टाइम ये अटैक है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। वो कैसे? क्योंकि जो हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कि अगर कोई भी काम हमें करना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बेसिकली उनके ऊपर भी एक तमाचा है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द टू थानेदार्स डज नॉट केम टू एनी कंक्लूजन। तो वो इस चीज़ से एविडेंट है, मतलब इस चीज़ से ज़ाहिर होता है कि जो दो थानेदार हैं वो किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचते। वो लाश को ऐसे ही सड़ने देते हैं और किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचते। द they first have to solve the issue of in which jurisdiction the कॉप्स लाई। तो पहले तो उनको इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा कि ये जो कॉप्स हैं ये किसके जुरिस्डिक्शन में आ रही है, तो तभी वो कोई आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, और लाश को ऐसे ही सड़ने देंगे तब तक। दे लेट द कॉप्स रॉट एंड डज नॉट हैव कंसर्न अबाउट द कॉप्स। तो वो लाश को ऐसे ही सड़ने देते हैं और उनको कोई भी गर्ज नहीं है जो कॉप्स हैं जो लाश हैं उनके साथ, ठीक है। ना तो लाश के साथ, ना तो जो मतलब जिनकी लाश होगी, क्योंकि वो भी तो फैमिली मेम्बर होगा किसी फैमिली का, ठीक है, तो उनको तो वो दफन करना होगा, ठीक है। बट ये उनके बारे में ना सोचते हुए अपना जो उनका ईगो है कि अपने मतलब जो दो थानेदार हैं इनके बीच में जो लड़ाई है, जो ईगो की लड़ाई है, तो ये बस वही लड़ रहे हैं। इनको कोई भी कंसर्न नहीं है जो लाश है उसके साथ, जो लाश जो इसके मतलब रिलेटिव्स होंगे, जो उसके माँ बाप होंगे, या जिसकी भी जो लाश होगी जो इससे एसोसिएटेड होगा, उन लोगों के साथ इसका इनका कोई भी कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका कंक्लूजन। टाइटल जस्टिफिकेशन क्वेश्चन ऑफ द हेड। जो टाइटल जस्टिफिकेशन है क्वेश्चन ऑफ द हेड का, तो वो हम देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द हेड इज a suitable title of the story as the whole story revolves around the fact that in whose Thanedar's domain does the head lie। तो ये जो क्वेश्चन ऑफ द हेड है ये सूटेबल टाइटल है वो इस चीज़ की वजह से क्योंकि जो पूरी कहानी है वो इसी फैक्ट के इर्द गिर्द घूमती है कि जो सर है वो किसके डोमेन में है, किसके जुरिस्डिक्शन में जो सर है वो आ रहा है, ठीक है। द बॉडी डज नॉट मैटर फॉर द टू थानेदार्स, दे आर ओनली कंसर्नड अबाउट द हेड। तो जो बॉडी है, जो जिस्म है इस लाश का, तो उससे उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर वो कंसर्न्ड हैं, अगर उन्हें किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, तो वो बस सर है कि जो सर है वो किसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, ठीक है। हेंस इट्स रियली द क्वेश्चन ऑफ द हेड। तो सच में ये सवाल सर का है, ठीक है। अब लास्ट में अमीन कामिल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं जो कि बाकी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने दी हैं अमीन कामिल जो हैं उससे रिलेटेड। तो अगर आप इन स्टेटमेंट्स को अपने आंसर्स में यूज़ करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुशवंत सिंह का, तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया है अमीन कामिल के बारे में। आई डू नॉट नो हु इज़ कामिल बट आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी आई फील लाइक नोइंग द मैन एंड रीडिंग हिम मोर। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि जो कामिल है वो कौन है, बट आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, ये स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा जानूं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। तो बेसिकली उसने ये स्टोरी पढ़ी थी। ये स्टोरी नहीं है बेसिकली, तो और एक स्टोरी है कॉकफाइट, तो उसने वो पढ़ी थी अमीन कामिल की, तो उसके बाद उसने ये स्टेटमेंट दिया अमीन कामिल के बारे में। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो रफ़ीक राज का है जो कि डायरेक्टर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर। कश्मीरी लैंग्वेज हैज़ नॉट प्रोड्यूसड द लाइक ऑफ कामिल इन क्रिएटिव प्रोज। तो उसका स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है उसने अमीन कामिल जो है उसके जैसा बंदा अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, जो कि प्रोज लिखने में इतना ज़्यादा क्रिएटिव हो। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, and don't forget to press the notification bell. Have a nice day.